भारत के जनांकिकीय अथवा जनसंख्या भूगोल के बिंदुओं के अंतर्गत आज हम भारत में नगरीकरण के बिंदु को लेंगे। नगरीकरण की अवधारणा जो है वो ये बताती है कि जब जनसंख्या का अनुपात नगर या कस्बों में केंद्रित होने लगे तो जनसंख्या जब नगर या केंद्रों में नगर या कस्बों में, छोटे कस्बों में, महानगरों में, मध्यम आकार के नगर केंद्रों में जो जनसंख्या है उसका जो अनुपात होता है वो यानी प्रतिशत, वो नगरीकरण के स्तर को दर्शाता है। ये एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है क्योंकि नगरीकरण में आर्थिक गतिविधियां अलग प्रकार की होती है ग्रामीण क्षेत्रों से, और नगरों की जो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं भी अलग हो जाती हैं, अलग प्रकार की होती हैं। इस अवधारणा को नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या संकेंद्रण के स्तर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। नगर क्षेत्रों में जनसंख्या का जो केंद्रण बढ़ता जाता है, कंसंट्रेशन, उस रूप में भी नगरीकरण को परिभाषित करते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नगरों और कस्बों की जो संख्या है वो भी वृद्धि होती है और उनके आकार में भी वृद्धि होती है। ये नगरीकरण के प्रभाव हैं। नगरीकरण की प्रवृत्ति अगर भारत में देखें तो पिछली जो शताब्दी है 20वीं शताब्दी, वो भारत में नगरीकरण के लिए विशेष तौर से जानी जा सकती है, खासकर जनांकिकीय या जनसंख्या भूगोल के जनसंख्या अध्ययनों के अंतर्गत, क्योंकि नगरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। वैसे भारत में नगरीकरण की लंबी परंपरा रही है। उदाहरण के लिए 17वीं शताब्दी के अंत में देश में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 19वीं शताब्दी के अंत की तुलना में अधिक था। 1586 के आसपास घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग तथा तृतीयक आर्थिक गतिविधियों के कारण भारत में 3200 कस्बे और 120 नगर मौजूद थे। 1901 में भारत की 11% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में थी, बहुत कम थी, 10वें हिस्से के आसपास। 1951 में जब भारत स्वतंत्र हुआ ही था तब ये 17.5% यानी 17.6% के आसपास थी। 1991 में ये 1/4 से अधिक यानी कि भारत की 1/4 से अधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में थी, और पिछली जनगणना वर्ष 2011 में यह बढ़कर 31% से भी ऊपर पहुंच गई है। यानी कि भारत में नगरीकरण का स्तर 31.14% पिछले जनगणना वर्ष में था। 1901 में देश में 1917 कस्बे और नगर थे। 1951 में ये 3000 से ऊपर हो गए थे। 1991 में 4500 से भी ऊपर थे, और 2011 में ये 8000 के करीब यानी 7933 पहुंच गए हैं। भारत में जो नगरीकरण की वृद्धि की प्रवृत्ति है इसको 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। पहले यह धीमे नगरीकरण का काल, जो कि 1901 से 1931 के बीच का जो समय है उसको कह सकते हैं, क्योंकि इस समय अकाल, महामारी और उच्च मृत्यु दर के चलते दशकीय नगरीय वृद्धि दर 1% से भी कम थी, और कई बार तो ये नेगेटिव, नकारात्मक हो जाती थी। इन 30 वर्षों में नगरीय जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि 0.98 के हिसाब से ही हुई, यानी कि 1% से भी कम है। दूसरा है मध्यम नगरीकरण का काल, जो 1931 से 1961 के बीच के काल को हम कहते हैं। देश की नगरीय वृद्धि के क्षेत्र में 1931 को एक जनांकिकीय विभाजक माना जाता है नगरीकरण की दृष्टि से। 1921 से 31 के दशक में नगरीकरण की जो वृद्धि थी, दशकीय वृद्धि दर, वो 19.12% थी। 1951-61 में यह बढ़कर 26.41
प्रतिशत हो गई। इस अवधि में देश में नियोजित विकास का युग शुरू हुआ, जिसमें कई बड़े उद्योग स्थापित हुए, नगरीकरण को भी बढ़ावा मिला। तीसरा काल है तीव्र नगरीकरण का काल। ये 1961 के बाद से शुरू हुआ। आर्थिक वृद्धि के कारण नगरीय विकास तेजी से होने लगा। 1971 में देश में नगरीय जनसंख्या 10.91 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 37.71 करोड़ हो चुकी है। नगरीय क्षेत्रों में यह वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि दर से बहुत अधिक है। ये नगरीय जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है वहाँ के स्थानीय लोगों की, उसको देखें तो उससे ये नगरों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है। उसका कारण नगरों महानगरों में ग्रामीण क्षेत्रों से तेजी से होने वाला प्रवास है, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला माइग्रेशन। देश वर्तमान में नगरीय विस्फोट की अवस्था से गुजर रहा है, जिसके कारण नगर क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए हैं और नगर ग्रामीण जनसंख्या पर आकर्षण प्रभाव डाल रहे हैं। इसीलिए गाँवों से है ना श्रमिक, बेरोजगार लोग जो कि या तो अनपढ़ हैं या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या अनस्किल्ड है, यानी कि कुशल कारीगर नहीं है। कुशल या कभी कभी अर्ध कुशल कारीगर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कुशल कारीगर नहीं है। वो शारीरिक श्रम ही कर सकते हैं। इस नगरीय विस्फोट के कारण नगर क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन रहे हैं। नगरीय क्षेत्रों की ओर तेजी से प्रवसन हो रहा है। वर्ष 2001-11 के बीच शहरी जनसंख्या में 9.10 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण जनसंख्या में यह वृद्धि केवल 9.04 करोड़ ही हुई। ये देश में ऐसा देश के जो जनगणना इतिहास में पहली बार हुआ है जब कुल नगरीय जनसंख्या कुल ग्रामीण जनसंख्या से अधिक बढ़ी है। नगरीकरण का जो क्षेत्रीय प्रारूप है उसे देखें तो उसमें काफ़ी क्षेत्रीय प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तो गोवा है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश, मिजोरम और गोवा, ये दो राज्य अपनी आधी से अधिक जनसंख्या नगर क्षेत्रों में रखते हैं। मिजोरम में नगरीय जनसंख्या 51.5% है और गोवा में 62.2% है, सर्वाधिक गोवा में। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 45 से ऊपर, गुजरात में 42.6, तमिलनाडु में 48 और केरल में 47.7%। ये सब औद्योगिक रूप से विकसित राज्य हैं और इनमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात 40 से 50% के बीच पाया जाता है। ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत कम नगरीकरण का स्तर अभी भी है, जैसे हिमाचल में 10%, असम में 14%, बिहार में 11%, ओडिशा में 17% से भी कम नगरीकृत है। 15 के आसपास ही हैं ये सब राज्य। देश की नगरीय जनसंख्या का अधिकतम जो कंसंट्रेशन है, संकेंद्रण, वो महाराष्ट्र राज्य में है। 13.48% नगरीय जनसंख्या का वहाँ मिलता है। उत्तर प्रदेश में 11.8% है, तमिलनाडु में 9.25%, बंगाल में 7.71%, आंध्र प्रदेश में करीब 7.5% भारत की नगरीय जनसंख्या है। ये सब राज्य कितने 1, 2, 3, 4, 5 राज्य मिलकर देश की आधी नगरीय जनसंख्या के लिए जिम्मेदार। आधी नगरीय जनसंख्या इन 5 राज्यों में रहती है। अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, केरल व राजस्थान मिलकर देश की करीब 31.5% नगरीय जनसंख्या को लिए हुए हैं। 1961 से 2001 के दौरान करीब 40 सालों में राज्यों
जो राज्य हैं भारत के, उनमें से तमिलनाडु में नगरीय अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि 17.17% दर्ज की गई। मणिपुर में 15%, महाराष्ट्र में 14%, नागालैंड में 12, मध्य प्रदेश में, नागालैंड में 12.5 है, मध्य प्रदेश में उससे कुछ कम है। दूसरी ओर बिहार में मात्र 2% के आसपास, हिमाचल में 3.5% के आसपास, बंगाल में भी लगभग इसी के आसपास है, और असम में 5.5%। यहाँ बहुत कम नगरीय जनसंख्या की वृद्धि हुई। सन 2001 से 11 के बीच जो सर्वाधिक दशकीय शहरी जनसंख्या में वृद्धि होने दिखलाने वाले जो राज्य थे उनमें महाराष्ट्र था 50% से भी ऊपर, उत्तर प्रदेश 44.5%, तमिलनाडु करीब 35% और बंगाल 29%। ये सबसे ज़्यादा वृद्धि दर पिछली जनगणना है ना दशक के दौरान। देश में नगर केंद्रों का जो औसत आकार है वो 55,400 जनसंख्या का है औसतन, और देश की करीब 62% नगरीय जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में रहती है। प्रथम श्रेणी के नगर मतलब जिनमें कम से कम 1 लाख जनसंख्या हो, 1 लाख या उससे अधिक। तो नगरीय जनसंख्या का 62% प्रथम श्रेणी के नगरों में है। और नगरीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़े नगरों में मिलेगा, जो जैसे 10 लाख की जनसंख्या वाले नगर हैं जिन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बोलते हैं, 10 लाखी नगर या उससे भी बड़े महानगर, उनमें मिलता है। भारत में महानगरों की संख्या भी तेजी से नगरीकरण के साथ बढ़ी है। विशेषकर मिलियन सिटी या 10 लाख की जनसंख्या वाले जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनकी संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। पिछली जनगणना के समय भारत में ऐसे नगरों की संख्या 53 हो गई थी। इस प्रकार इन सब को देखकर ये भी कहा जा सकता है भारत में नगरीकरण की अपेक्षा महानगरीकरण हो रहा है, कि नगरों में भी महानगरों की ओर जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से प्रवास करती है, उनकी वृद्धि और तेज़ होती है। औसत नगरीय जनसंख्या घनत्व 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये सिक्किम में केवल 22 और दिल्ली में 10,913 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच उतार चढ़ाव दिखा सकता है। भारत के नगरीकरण को निर्वाह मूलक माना जाता है, क्योंकि गाँवों से अनपढ़ या थोड़े बहुत पढ़े लिखे साक्षर श्रमिक जो अकुशल या अर्धकुशल होते हैं, वो श्रमिक रोजगार के लिए नगरों की ओर जाते हैं। तो वो अपना जीवन निर्वाह के लिए आते हैं, जीवन को चलाने के लिए। इसलिए नगरीकरण ज़्यादा है ना आर्थिक उत्पादकता वाला नहीं है, भारत में निर्वाह मूलक है। भारत में तेज़ी से होने वाले इस पलायन या गाँव से नगरों की ओर जो प्रवास है, उसके कारण नगरीय जीवन की क्वालिटी या गुणवत्ता काफ़ी बुरी तरह प्रभावित होती है। रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, झुग्गी झोपड़ी, मलिन बस्तियाँ, स्लम्स और स्क्वेटर्स जो है वो तेज़ी से बढ़ती हैं सारे नगरों में, और ख़ासकर महानगरों में इनका अनुपात काफ़ी है। भारत में जो नगरीकरण है वो बहुनगरीय प्रभाव दिखाता है, कि कई देश ऐसे हैं जिनमें एक ही बड़ा महानगर है, जो संपूर्ण देश के नगर जो नगरीय तंत्र है उसमें वो एक ही सबसे बड़ा महानगर दिखेगा। लेकिन भारत में एक न होकर ऐसे 4 महानगर हैं 4 दिशाओं में, जिन्हें हम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई के रूप में जानते हैं। भारत के नगर केंद्र जो है वो तृतीयक आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वृद्धि दिखा रहे हैं। पश्चिमी देशों में, यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में नगरों का विकास मुख्यतः या बेसिकली औद्योगिक निर्माण गतिविधियों के आधार पर हुआ था। लेकिन भारत में तृतीयक यानी व्यापार तृतीयक आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हो रहा है, और ये तृतीयक आर्थिक गतिविधियां भी ज़्यादा
पूंजी निवेश पर आधारित, ज़्यादा उत्पादक नहीं है, छोटी मोटी आर्थिक गतिविधियां हैं जो पेट भरने के लिए करते हैं लोग इतनी बड़ी जनसंख्या वाले महानगरों में। देश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग अधिक नगरीकृत हैं, जबकि पूर्वी और उत्तरी भागों में नगरीकरण अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इसका कारण वहाँ संसाधन की संभाव्यता में अंतर या नगर विकास के इतिहास में देखा जा सकता है। जहाँ नगरीकरण पहले शुरू हो गया वहाँ नगर बड़े बड़े और अधिक संख्या में मिलते हैं। नगरीकरण 2011 के अनुसार भारत में नगरीकरण के जो स्तर है उसका वितरण है, उसको इस मानचित्र में भी देखा जा सकता है। 10 से 20% नगरीय जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो 10 से 20% नगरीय जनसंख्या के राज्यों में जम्मू कश्मीर और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि हैं। 20 से 30% वाले राज्यों में मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, मेघालय इत्यादि हैं। 30 से 40% नगरीय जनसंख्या के जो राज्य हैं प्रतिशत वाले, उनमें कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल इत्यादि हैं। 40 से 50% नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों में केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात का स्थान नंबर आता है। 50 से 60% नगरीय जनसंख्या के क्षेत्रों में मिजोरम का नाम आएगा और 60 से अधिक प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, लक्षद्वीप इन सब का नाम आता है। अंडमान निकोबार में 30 से 40% के बीच नगरीय जनसंख्या पाई जाती है।